नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे केजरीवाल को नहीं मिली सुप्रीम राहत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। घोटाले के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज फिर दोहरा झटका लगा है। जी हां, जहां एक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वो इस सुनवाई को अब 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इस दौरान ईडी को विशेष तौर पर निर्देश देते हुए इस पूरे मामले में ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। वहीं ईडी के जवाब के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है और जिसकी तारीख 27 अप्रैल तय की गई है। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकता है। यानी कि अब 29 अप्रैल के बाद ही पता चल पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में राहत मिल पाती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद दिल्ली के राउज़वेली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया, जहां ईडी ने एक बार फिर से आज उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसके बाद तमाम सुनवाई के बाद राउज़वेली कोर्ट ने विशेष तौर पर 23 अप्रैल तक के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और 23 अप्रैल को 2 बजे एक बार फिर से अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। यहाँ राउज़वेली कोर्ट ने एक विशेष निर्देश दिया कि 23 अप्रैल को भी उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटके का झटका लग रहा है, फिलहाल उनकी मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही है और साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली की तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिले भगवत मान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लंबे समय से कशमकश के बाद आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कथित शराब घोटाले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि उनकी मुलाकात से पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम किए गए और तकरीबन 12 बजे जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान को मिलने का समय दिया गया था, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे और मुलाकात के बाद एक बार फिर से भगवंत मान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद भगवंत मान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़े क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बात केवल शीशे से करवाई गई और शीशे में भी उनका चेहरा सही से नहीं दिख रहा था। उन्होंने एक बार फिर से भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली की एक ईमानदार सरकार मोदी सरकार के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी एक सिरे से केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, तो उसी फहरिस्त में आज एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे, तो इस मिलने के बाद एक बार फिर से भावुक होते हुए भगवंत मान ने भाजपा पर जमकर हल्ला बोला। साथ ही यह भी कहा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो एक बार फिर से जो सशक्त जो चीज है वो देखने को मिलेगी। और इस पूरे प्रकरण के दौरान साफ तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है और 23 अप्रैल तक के लिए उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में रिटायर्ड जजों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिटायर्ड 21 जजों के एक ग्रुप ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से लगातार उठ रहे राजनीतिक दबाव और न्याय प्रणाली पर एक तरफा संरक्षण को लेकर के इन जजों ने अपनी चिंता जाहिर की है।
21 जजों के इस ग्रुप में 4 सुप्रीम कोर्ट के तो 17 हाई कोर्ट के जज शामिल हैं, जिसमें दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी सहित ऐसे तमाम जज शामिल हैं जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने उन आलोचकों को लेकर के भी अपना चिंता जाहिर की है जो समय समय पर न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि आए दिन जिस तरीके से न्याय प्रणाली पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं, उसको लेकर के इन 21 जजों के ग्रुप ने एक पत्र लिखा है जिसमें इन लोगों ने अपने हस्ताक्षर कर अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि इस चिट्ठी में किसी विशेष केस को लेकर के जिक्र नहीं किया है, लेकिन आए दिन जिस तरीके से तमाम आलोचक राजनीतिक षड्यंत्र और संरक्षण का आरोप न्याय व्यवस्था पर लगाते हैं, उसको लेकर के इन जजों ने अपनी चिंता जाहिर की है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार तमाम कानूनी प्रणाली पर और न्याय प्रणाली पर राजनीतिक होने का आरोप लगते रहते हैं, उसको लेकर के अब जजों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में 19 अप्रैल से पहले सियासी दलों ने अपने चुनाव प्रचार को धार देने का काम किया है। बीजेपी की तरफ से आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर थे और कल गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। जो 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया, उस नारे को चरितार्थ करने के लिए, उसे सही साबित करने के लिए लगातार जनता से संवाद यहाँ पर कर रही है। जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी भी स्थानीय चेहरों पर ही अपना चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के सिर्फ बड़े चेहरों के रूप में से प्रियंका गांधी उत्तराखंड में अब तक आई है, लेकिन न राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर कांग्रेस के पहुंचे हैं, ना ही स्टार प्रचारक राहुल गांधी वो यहाँ पर आए। तो ऐसा समझा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो, लेकिन सियासी रण में बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है, बीजेपी के स्टार प्रचारकों के आने के बाद उत्तराखंड का जो सियासी माहौल है वो बदला हुआ नजर आने लगा है। कैमरामैन नसीना चाहता है कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। पीलीभीत में सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। आज पीलीभीत की तहसील बेसलपुर में उपस्थित हैं, जहां पर मायावती का दौरा हुआ था। आज मायावती ने बेसलपुर में दौरा किया। आपको बता दें, भारी संख्या में जो भीड़ जुटा सके, लगभग दसों हजार की संख्या में मायावती के विचार सुनने के लिए आए थे। और आप संख्या पीछे देख सकते हैं, आधे से ज्यादा चली गई है। आपको बता दें, उन्होंने आते ही प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा दाल रोटी चावल सब कुछ देते हैं, जिसके साथ में नमक भी देते हैं। नमक का हलाल करना चाहिए। नमक को कहते हुए ये भी कहा कि ये नमक जनता का है, जनता इसको इसके लिए करती है। जनता ये टैक्स से आता है, ये नमक टैक्स गल्ला आता है, टैक्स ना जाता है तो वितरण करते हैं। आपको बताते हैं कि कई मुद्दे को निशाना बनाते हुए मायावती ने विपक्षों पर निशाना साधा। दिल्ली में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने रविवार देर रात को एक और उम्मीदवारों की सूची जारी करी है। इस सूची में केवल 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने सूची में पंजाब की 6 लोकसभा सीट के अलावा दिल्ली की 3 और यूपी की 1 और सीट का उम्मीदवारों का ऐलान किया। वहीं दिल्ली के चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली से कन्हैया कुमार, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज, अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला, जालंधर से पंजाब के पूर्व सीएम चरण सिंह चन्नी, फतेहगढ़ साहिब से अमर सिंह, बठिंडा से मिहिर सिंह सिद्धू, संगरूर से सुखपाल सिंह खेरा, पटियाला से धर्मवीर गांधी और इलाहाबाद से उज्जवल रेवती रमन सिंह को टिकट दिया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर और बदायूं से बदले अपने प्रत्याशी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर अंतरकला और कंफ्यूजन के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बैकफुट होना पड़ा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बदायूं और सुल्तानपुर सीट का प्रत्याशी बदलना पड़ा। इससे जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में अब भी कलह
देखी जा सकती है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब से प्रत्याशियों की सूची जारी किया है तभी से पार्टी में अंतरकला और रार खुलकर सामने आई। मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद जैसी हाट सीटों पर प्रत्याशी बदलने से अंतरकला झेलनी पड़ी। वहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों के घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं में तो भाड़ भी हो गई। अगर बात करें बदायूं सीट पर तो यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाना पड़ा। लेकिन यहाँ भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर अंतरकला देखने को मिली। शिवपाल यादव के ऐलान के बाद एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को झुकना पड़ा और शिवपाल यादव की जगह आदित्य यादव यानी शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं सुल्तानपुर सीट भी काफ़ी अहम मानी जाती है। यहाँ भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भीम निषाद को प्रत्याशी बनाया था। प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही भीम निषाद को लेकर पार्टी के पदाधिकारी दो फाड़ में बंट गए और विरोध के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भीम निषाद का टिकट काटना पड़ा और यहाँ से पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदलते रहे, यहाँ पर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने भीम निषाद टक्कर दे रहे थे और कई विवादित बयानों को लेकर भीम निषाद चर्चा में आ गए थे। माना यह भी जा रहा है कि एक तरफ भीम निषाद का पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ भीम निषाद अपने विवादित बयानों और नोटों की गड्डी देने के वीडियो वायरल होने के बाद सपा प्रमुख को यहाँ का टिकट बदलना पड़ा। फिलहाल रामभुआल निषाद के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी सुल्तानपुर सीट पर रार खत्म नहीं हुआ। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से कई हाट सीटों पर प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं, टिकट काटने पड़ रहे हैं, इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या पड़ता है। कैमरा पर्सन आसिफ जैन, इंडिया वाइज। बदायूं में सपा से आदित्य यादव ने नामांकन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। बदायूं लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव ने आज नामांकन किया। वहीं नामांकन से पहले बदायूं के दो प्रसिद्ध मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद छोटे और बड़े जारत पर जाकर के मन्नतें मांगी और चादर पोशी की है। इसके बाद कलेक्टर पहुंचकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। वहीं नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी आदित्य यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति करती है और भ्रम फैलाती है, वहीं बंटवारे की राजनीति करती है और उससे हमें लड़ना है और लोगों को एकजुट करना है, क्योंकि 2024 में चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं अपनी प्राथमिकताओं के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ के गन्ना किसान, आलू किसान के बकाये के जो समस्या है उसे हल करने की प्राथमिकता समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नामांकन के दौरान बदायूं से पूर्व सांसद रहे धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह ने नामांकन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह आज नामांकन करने पहुंचे। नामांकन करने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको प्रत्याशी बनाया है और वह इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास जताते हुए मैनपुरी लोकसभा सीट पर कमर खिलाने का काम करेंगे। उनके साथ प्रस्तावक पूर्व आबकारी मंत्री परिणाम नरेश अग्निहोत्री और ममता राजपूत और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य, शुभम सिंह के साथ सभी जातियों के, चारों जातियों के अलग अलग जो समर्थक हैं उनको लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वास जताती है कि इस बार मैनपुरी लोकसभा सीट पर
कमल खिल के रहेगा। उस पर उन्होंने बताया कि 12 से 17 का कार्यकाल लोगों के जहन में अभी भी बसा हुआ है, जिसके बाद लोगों को गुंडा मुक्त और जो प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के गुंडा मुक्त किया है, तो वहीं मैनपुरी में भी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किसी भी बहन बेटी के साथ कोई घटना नहीं हो रही है। अगर लोकसभा सीट जीत कर जाते हैं तो दिल्ली की भी सरकार मैनपुरी को माला माल करने का काम करेगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। लखनऊ में पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 9 आरोपियों पर अब शासन का शिकंजा कसने लगा है। 9 आरोपियों को शिक्षा माफिया घोषित करने की कवायद भी शासन स्तर पर कर दी गई है। साथ ही साथ एसटीएफ इनके इनकम का ब्यौरा भी निकाल रही है, जिससे ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चला सके। आपको बता दें कि नकल माफियाओं ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कर दिया था। पेपर लीक होने के बाद यूपी में हड़कंप मच गया था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों की मांग पर पेपर निरस्त करते हुए अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया था कि नकल माफियाओं पर ऐसी कार्रवाई होगी जिससे एक नज़ीर बन सके। इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को लगाया था। एसटीएफ ने कई दर्जन नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया था, लेकिन इन सब में जो मास्टर माइंड थे, यानी राजू नैन मिश्रा, रवि अत्री समेत 9 ऐसे नकल माफिया थे जिन्होंने अपना सिंडिकेट यूपी, राजस्थान, हरियाणा और एमपी में फैला रखा था। एसटीएफ ने इन सभी की गिरफ्तारी कर किया और जेल भेजा। अब यूपी सरकार इन सभी 9 नकल माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। शासन स्तर पर इन्हें नकल माफिया घोषित करने और साथ ही साथ यूपी एसटीएफ इनके द्वारा कमाई गई काली कमाई का ब्यौरा भी एसटीएफ इकट्ठा कर रही है। एसटीएफ यह ब्यौरा लेने के बाद ईडी को सौंपेगी, जिससे इन पर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलाया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ और नकल माफिया एसटीएफ की रडार से दूर हैं। गिरफ्तार 9 नकल माफियाओं से कई अहम राज भी एसटीएफ ने कबूलवाए हैं, जिनके आधार पर माना जा रहा है कि जल्दी और नकल माफिया गिरफ्तार किए जा सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से यूपी सरकार ने 9 आरोपियों को शिक्षा माफिया घोषित करने की तैयारी की है और साथ ही साथ इनकी स्थानीय स्तर पर निगरानी भी की जाएगी और इसके अलावा इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलाया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि यूपी सीएम ने जो वादा किया था अभ्यर्थियों से वह पूरा होता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इस केस से जुड़े सीबीआई के मामले में उन्हें कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने सोमवार को के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां पर उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि के कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही है। के कविता ने शरण रेड्डी को धमकाया था कि दिल्ली के ठेके को हासिल करने के लिए उनको 25 करोड़ का भुगतान करना होगा। अगर इस शर्त को पूरा नहीं किया तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके कारोबार को नुकसान उठाना पड़ेगा। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी बताया कि के कविता के कहने पर शरण रेड्डी दिल्ली में शराब कारोबार में शामिल हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सपा विधायक इरफान सोलंकी की हुई सुनवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमान। इरफान सोलंकी मामले में एक बार फिर से फैसला टलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, पिछले 3 बार से इरफान सोलंकी मामले में फैसला जो आना था
जो पिछले 3 बार में टल गया था वो इस बार यानी कि 15 अप्रैल को फैसला आना था, इस बार फिर टल गया है। वहीं जाजमऊ प्लांट में आगजनी मामले को लेकर इरफान सोलंकी पे और इरफान सोलंकी के भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से दोनों भाइयों को जेल में भेज दिया गया था। उसी प्रकरण में 15 अप्रैल को फैसला आना था, जजमेंट आना था, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों पूरा मामला टलता नजर आ रहा है। वहीं कोर्ट ने इस बार फिर अगली तारीख पे उस पूरे मामले को टाल दिया है। अब देखना है कि यह फैसला इरफान सोलंकी के हक में आता है या फिर इरफान सोलंकी के विरुद्ध। लखनऊ से मोहम्मद अमान। लखनऊ में चुनाव आयोग ने की बड़ी कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आदर्श चुनाव संहिता का ऐलान किया था, उस दिन उन्होंने 4M की बात कही थी। चुनाव आयोग इस बार 4M समीकरण पर काम करे, जिसमें 1M का मतलब था मनी, यानी कि चुनाव में जो इलीगल पैसा बांटा जाता है उसे रोकने का काम। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस बार 75 साल का इतिहास बना दिया है। आज़ादी के बाद में आज तक सबसे ज़्यादा जो अभी तक पैसे जब्त हुए हैं 1 मार्च से लेकर आज तक लगभग 4650 करोड़ रुपए जब्त करने का काम चुनाव आयोग ने किया है। आंकड़े की बात करें तो लगभग प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए जब्त चुनाव आयोग ने किए हैं। और ये भी अभी ये आंकड़ा तब का है जब अभी एक भी चरण का चुनाव नहीं हुआ है, में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग अभी और ज़्यादा आंकड़े में पैसों के जब्त कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद में ये भी हो सकता है कि अब जो पैसे बांटने का जो चलन है वो कम हो और ख़त्म कहीं ना कहीं कम किया जा सके। कैमरामैन रमन शंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हुई सुनवाई, क्या रहा फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, जिस पर जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से एक विशेष याचिका डाली गई थी कि जो हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा मुकदमे चल रहे हैं उनको सबको जो है मथुरा या दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त की तारीख नियत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुकदमे जो है वहीं चलेंगे और वहाँ जो है जब इसकी सुनवाई हो रही है तो हाई कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी। उधर जो है 156(3) का मुकदमा CJM कोर्ट मथुरा में आशुतोष पांडे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं उन्होंने डाला हुआ था, जिसमें 30 अप्रैल की डेट अब नियुक्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 5 अगस्त की डेट जो है लगा दी गई है। वहीं CJM मथुरा की कोर्ट द्वारा 30 अप्रैल की डेट इस मामले में 156(3) CRPC के मामले में लगा दी गई है। अब देखना यह है कि 5 अगस्त और 30 अप्रैल को क्या जो है अदालत इस पर फैसला सुनाएगी, ये आने वाले तारीखों पर ही पता चलेगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। मिर्जापुर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश। चैत्र नवरात्र का आज 7वां दिन है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री अरुण सिंह मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन करने हेतु आए। आपको बता दें उन्होंने दर्शन करने के बाद प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने बताया कि उनके सरकार में जिस तरह से जनता त्रस्त थी और आपको बता दें तरह तरह से गुंडई लोग करते थे और जनता परेशान रहती थी, वही बीजेपी सरकार जब से गवर्नमेंट बनी है तब से जनता किस तरह से खुशहाल है। और आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस को भी साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस की सरकार में अत्याचार हो रहे थे, जिस तरह से जो भी चीज़ किए जा रहे थे, लेकिन उनके सरकार के साथ इस समय जो बीजेपी सरकार है वो कि उनके सरकार होने के बाद काफ़ी बदलाव हो चुका है। और आपको बता दें जिस तरह से लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के बाद यदि बीजेपी सरकार फिर से आती है तो काफ़ी बदलाव मिर्ज़ापुर के डेवलपमेंट किया जाएगा। हमारे सहयोगी शिवम के साथ कमलेश। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।